हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग, आप सबको नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। और फेस्टिविटीज के बीच दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन्स पर सुबह सुबह बढ़िया इंडिकेशंस आते हुए 200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। इनफैक्ट इस समय ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत होने के आ रहे हैं इंडिकेशन, क्योंकि पिच पे हम दोनों ने रात में जाके हेयर ड्रायर से सुखाया है। उसका फायदा देखिए, ऐसे सख्त पिच है। लाइन यूएस के मार्केट्स कल बहुत बढ़िया रिलीफ रैली यूएस में प्ले आउट। वहां के बेंचमार्क्स अक्रॉस द बोर्ड 2.25 से 2.75% मोटा मोटी इस तरह का उछाल था। दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स क्लोज हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स और तेजी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो बढ़िया मूड बना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एशिया जो मार्केट्स खुले हैं, क्योंकि मार्केट्स छुट्टियों पे भी हैं आज। तो जो खुले हैं वो बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। हमारा एसजीएक्स निफ्टी, इसीलिए हम भी शायद इन टैंडम विद ग्लोबल मूड, जब गिरते हैं तो हम डीकपल हो जाते हैं, जब तेजी आती है तो हम कपल्ड फील करते हैं, और हम भी तेजी एंजॉय करेंगे 225 पॉइंट की इस तरह के इंडिकेशंस। तो पहले समझ लिया जाए ये ब्लोअर के अलावा बाकी क्या क्या रीजन रहे। देखिए, एक मैच हुआ था परसों, हाँ परसों हुआ था संडे को, साउथ अफ्रीका और इंडिया का। उसमें इंडिया जीत गई थी, 237 रन बना के जीत गई। लेकिन डेविड मिलर जो है ना, दिल जीत गए थे। उन्होंने 40-45 गेंद में सेंचुरी मार दी थी। बहुत प्यारा गेम खेला था। तो जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना, हम लोग पिच एकदम सुखा के बढ़िया करी। आज बदलू वैसे ही लग रहा है बल्लेबाजी हो सकती है कि बल्ला चलेगा तो फिर चलता रहेगा। लेकिन वो कॉशन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, एनी टाइम फिसल आउट हो सकती है। तो जब तक चल रही है तब तक चलती का नाम गाड़ी है, आप उसके मजे ले लीजिए। और अगर इतना सेंस मार्केट कर रहा था तो कल क्यों गिरा? हर दिन तो आप सेंस कर लेते हो कि आज गिरेगा आज चढ़ेगा, तो फिर कल सेकंड हाफ में और तेज क्यों गिरा? मेरा कहने का मतलब ये है कि यूएस से कपल अलग की बात है, लेकिन ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकता है कि आपके यहाँ भी आए, लेकिन सस्टेन करेगी इसमें मुझे डाउट है। और कल छुट्टी है, तो उसी हिसाब से रखिए। हालांकि टीम में आपको ज़्यादातर ग्रीन वाले दिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे बहुत तगड़ा बाउंस आया तो वहाँ पे आएगा। और फोर्थ क्वार्टर में बड़ी फेस्टिविटी दुनिया भर में चल रही है, तो होप ट्रेड आदमी का बन जाता है, इसलिए ये कर लीजिएगा। लेकिन व्यू अभी वही है, ट्रेंड लाइन वही है। आज एक मोमेंटम हो सकता है। मैं तो ग्रीन ठीक है, रोज सुबह उठ के जैसे क्यूज वैसा जैसा देश वैसा देश, बिल्कुल वैसे ही मूड है। तो स्क्रीन पे ग्रीन है आज, पर बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर बदला नहीं है जिसके चलते मूड बदल जाए। हम क्योंकि ग्लोबल थोड़ा सा रिस्क ऑन कह लीजिए, रिलीफ रैली ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा रिस्क ऑन से, उस रिलीफ रैली का हम भी थोड़ा सा फायदा बनाएंगे। तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स जो कल रिएक्ट नहीं कर रहे थे वीकेंड डेवलपमेंट्स पे, उनमें से पहला था इन्फोसिस। अब आप रिजल्ट सीजन के लिए गेयर अप कर लीजिए। अभी हम फेस्टिविटीज एंजॉय करेंगे, अगले हफ्ते से हम रिजल्ट सीजन का आगाज होता हुआ देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन है, क्योंकि अब उस इंपॉर्टेंट पैच को हिट कर रहे हैं हम लोग, जहां पे ग्लोबली स्लो डाउन, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, उस तरह की तस्वीरें पेंट करी गई थी। सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस लैग के साथ आते हैं, मतलब समय लगता है उसका असर दिखने। तो अब वो समय आएगा, एक्शन देखा हमने, उसका रिएक्शन कैसा आना है वो देखने का समय है। तो ऐसे में मैनेजमेंट कमेंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। खैर, वो रिजल्ट की कहानी अपनी जगह, इन्फोसिस लेने का मन इसीलिए कि ग्लोबल क्यूज सीधी बात अच्छे हैं, बाकी सब इधर उधर की कहानी अलग है। ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, ये स्टॉक्स कंसोलिडेशन कर रहे हैं पिटने के बाद, मीनिंगफुल नॉक्स के बाद, और एक होप जागने लगा है। कई सारी ब्रोकरेजेस, कई सारे स्ट्रीट में बातचीत, इस तरह की पिटाई, कैश जनरेशन तो आज भी तगड़ा हो रहा है। डोल आउट का समय आ गया है क्या? मतलब बेसिकली शेयर होल्डर्स रिवॉर्ड का समय आ गया है। इस तरह की अटकलें बिल्ट इन हो रही है। अभी अटकलें ही हैं, इनको वैसे ही ट्रीट करने का है। हम सिर्फ उस ग्लोबल रिबाउंड्स को प्ले करना चाहते हैं, और इन्फोसिस इन ग्रीन मान के चल रहा हूं उस बीच में। दूसरा विप्रो। अच्छा, एक चीज अच्छी है इस बार, मुझे याद पड़ता है लास्ट रिजल्ट सीजन में इन्फोसिस विप्रो ने एकदम फैग एंड ऑफ द मंथ अपने नंबर्स, टीसीएस आ गया था जल्दी,
मुझे आपको याद है 20-22 तारीख को शायद इन्फोसिस और विप्रो लास्ट का ही था, तो लोगों में कंसर्न थे भाई कि इतना लेट क्यों आ रहे हैं, क्या खराब है परफॉर्मेंसेस, पता नहीं। इस बार सब अपफ्रंट आ रहे हैं भाई, अगर वो कन्विक्शन दिखा रहा है तो वैसे ही मानिए। 13 को इन्फोसिस तो विप्रो ने अनाउंस कर दिया, 12 को हम लेकर आएंगे। कि कल शाम को बाजार बंद होने के बाद विप्रो का अनाउंसमेंट भी आ गया है। लेकिन विप्रो की इश्यूज अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं, इनका मिक्स जो है बाकियों से थोड़ा सा अलग है, वो एनर्जी पे डिपेंडेंस वगैरह वो सब थोड़ा इशू बन जाते हैं विप्रो के लिए। और विप्रो की क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी रही है एक्विजिशंस के थ्रू बढ़ने की, तो एक्विजिशंस के चलते इराटिक बिहेवियर फाइनेंशियल्स में हमेशा नजर आता है। खैर, हैविंग सेड दैट, कल एक रिपोर्ट आई है कि कहा यह जा रहा है कि इन्होंने जितने कैंपसेस में जाके खूब रिक्रूटमेंट कर रहे थे, मैं कल पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था, उस रिक्रूटमेंट में अब कॉल बुलाया था सबको भर्ती के लिए, अब भर्ती को ऑनर नहीं कर रहे। ये गड़बड़ है, ये तो बहुत ही, उन बच्चों का क्या होगा बेचारा। अपॉइंटमेंट लेटर रिवोक कर दिया। अब ऑनर तो करेंगे, टाल रहे होंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आज 3 महीने 2 महीने, ऐसा तो नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा मैंने पढ़ा गया, आपने देखा तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा मैंने। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ये जो सेकेंड हाफ में वो सब फिजल आउट हो रहा है, सैलरी ग्रोथ और ये इधर उधर हॉप करना, वो हॉप करना दरअसल दिखा रहा था किस तरह का डिमांड ट्रैक्शन है। अब वो बेंच के लिए भी लोगों को भर्ती नहीं करना, वो दिखा रहा है किस तरह के कंसर्न्स हैं। तो जरा इसको वॉच आउट करना। आज सिर्फ ग्लोबल क्यूज के चलते इन दोनों को ग्रीन रख के चल रहा हूँ, और ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं पढ़ रहा था कल कि उन्होंने वो, और ये गलत हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो बेचारों के साथ। खैर, MGL IGL को ग्रीन रख के चल रहा हूँ। पिटे हुए स्टॉक्स हैं। फ्राइडे को तो बहुत प्रेशर में आ गए थे, आपको याद होगा, सैटरडे को, क्योंकि हम लोग वो गैस प्राइस रिविजन 6 मंथली रिविजन का इंतजार कर रहे थे, उससे पहले बहुत नर्वसनेस थी। इनफैक्ट उसके ऊपर कल फिर प्रेशर आया क्योंकि गैस प्राइसेस 40.5% बढ़ा दिए गए इस छमाही के लिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए। तो प्रेशर प्राइस में आ चुका है। और आज रिलीफ की बात यह है कि आप फ्रंट पास ऑन, अभी IGL की बारी नहीं आई है, सिर्फ MGL ने अपडेट दिया है। कल मैं कह रहा था, कैलकुलेशन कहता है 8 रुपए के आसपास पास ऑन करना है। 6 रुपए का तो एक पुश पास ऑन कर दिया। MGL ने CNG की कीमतें 6 रुपए बढ़ा दी, और आपके घर में आने वाली PNG पाइप्ड नेचुरल गैस भी 4 रुपए अपफ्रंट। और एक साथ नहीं करते, लास्ट बार भी ऐसे ही हुआ था, पहला होने के बाद फिर अनाउंसमेंट आने शुरू हो जाएंगे, दर 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 पूरा पास ऑन हो जाएगा। वो हो रहा है, रखिए इसको रडार पे। अब मैं रोटी तो घर पे बनानी है, मुझे लगता है डिमांड तो ज़्यादा फिजल आउट होती है नहीं। हम लोग कल कंसर्न उठा रहे थे वॉल्यूम के, वो पैसा ही पड़ा, स्टॉक गिरे, पर वो कोई ऑप्शन नहीं है। लकड़ी बटोर के ले जाऊंगा, जलाऊंगा। नहीं, लकड़ी बटोरे कहाँ से, रास्ते में रुक के करूंगा। जंगल कहाँ है? जंगल भी नहीं है आजकल शहरों में, ये भी इशू है। अब बटोर भी नहीं तो जलाऊं कैसे? तो ये वॉल्यूम थोड़े बहुत इंपैक्ट होंगे, वापस हम लोग को आदत पड़ जाएगी। ठीक है, MGL IGL दोनों ग्रीन लेके चल रहा हूँ, होपिंग ये पास ऑन हो गया एक से, तो दूसरे का ज्यादा दूर नहीं है। इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के लिए, पर वॉच आउट करेंगे क्योंकि प्रेशर 2-3 दिन से बहुत तगड़ा है। आपने कितने 6 बता दिए? नहीं 4 ही बताए। 4 ही बताया, मैं 6 बताऊँ क्या? हाँ, एक साथ देंगे सारे। हाँ, सब मेटल के ही हैं। ओके। देखिए, मेटल में एक बड़ी ज़बरदस्त बाउंस बैक हुआ, बहुत पिटे हुए थे। तो हिंदुस्तान जिंक से शुरू करते हैं। जिंक, अच्छा, सबके अलग अलग कारण भी है। हिंदुस्तान जिंक में इसलिए मैं ले रहा हूँ कि चांदी की कीमत 9% कल बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में। इनके लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की उनकी जो है रिफाइनरी है। कल जो है 8.9% जंप के साथ $20 $21 पर आउंस पे सिल्वर की कीमतें गई हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। वैसे अगर आप कॉपर में देखें, कल तेज़ी के साथ साथ डबल बॉटम बना है, और कॉपर पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने कई बार जिक्र किया है कि नया इन्वेस्टमेंट किया नहीं गया है, तो आने वाले कुछ तिमाहियों में हो सकता है ग्लोबल क्राइसिस भी हो सकती है कॉपर की। तो इसलिए कॉपर पे ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। वीक, अच्छा, ये आज इसलिए क्योंकि सब कमज़ोर डॉलर की वजह से बाउंस आया है उसमें, और इसमें वीकनेस के साथ साथ तेज़ी का माहौल बन रहा है। तो कॉपर पे आप ध्यान रख सकते हैं, वेदांता भी इसीलिए, क्योंकि कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी लगती है, सब जगह लगती है, और उसको डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं कि ये कमोडिटी का सिनोनिमस है। तो इसलिए इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो 2 कमोडिटी में कॉपर वाले, 1 जिंक वाला, जो सिल्वर की वजह से है। बाकी 3 स्टॉक हैं स्टील के। स्टील में देखिए, दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है BHP बिल्डकॉन, उसने अपना जो गाइडेंस दिया है कंजम्पशन का, वो उसने बढ़ा दिया। उसका मानना है कि रिन्यूएबल पावर फार्म की ओर से बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड आ रही है।
और कमज़ोर डॉलर उसको और फ़ायदा दे रहा है अभी कल के हिसाब से। तो आउटलुक तो लंबे समय के लिए है, लेकिन वीकनेस डॉलर की वजह से तो स्टील की कीमतों में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी चार्ट जो लोग देखते हैं वो देखिएगा डबल बॉटम बना है, स्टील में भी और कॉपर में भी। तो इसलिए मैं लगता है कि स्टील कंपनीज़ को भी आज फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी अपने इंडियन मार्केट में कितनी पिटाई हो चुकी है टाटा स्टील की, JSPL की, JSW की। ये सब वो स्टॉक हैं जो कभी यूके की समस्या की वजह से पिट जाते थे, कभी चाइना की वजह से पिट जाते थे। तो इसमें भी शॉर्ट कवरिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए तीनों स्टील कंपनी मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये आज 6 के 6 मेटल स्टॉक्स। कल सुबह टीम में था FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, नाइका। तो मैंने कहा खबर से पहले चला ही नहीं है, तो कल सुबह टीम से हटाया और उसकी जगह रिप्लेस करा मैंने कि आज बड़ा दिन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए, हेलीकॉप्टर। वो चला नहीं, नायका कल एक समय पे 6, 7, 8% तक फट गया था। बोनस उन्होंने दिया 1 पे 4, 5, 5 दे दिए। बहुत करते हैं लोग। अब ये बोनस दिया है और बोनस के बाद थर्सडे को अनाउंसमेंट भी है कुछ, कोई स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट जिसमें फाल्गुनी जी खुद ही शिरकत करेंगी। ये थर्सडे को बाजार बंद होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट करना चाहती हैं फाल्गुनी नायर, फाउंडर और CEO जो नायका की हैं, वो स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट में होंगी, वो अनाउंस करेंगी। ये इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा आज ग्रीन लेके चलते हैं। कल अच्छा हुआ कि सारा मोमेंटम जो एकदम से उठा था सब फिजल आउट हो गया, तो इसीलिए होपिंग कि आज थोड़ा सा इन ग्रीन के शेड्स होंगे। 200 रुपये हो जाए सस्ता लगेगा ना, 250 रुपये। हाँ लगेगा तो सस्ता, पर करने का लॉजिक नहीं था, ये पता नहीं। अब ये मेरे दिमाग में कैलकुलेशन घूमने लगे स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट क्या, लेकिन जो भी है वो हमारे लिए कल छुट्टी, हम परसों जब लौट के आएंगे तो वो स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट का समय होगा। तो देखते हैं, इन ग्रीन रख के चल रहा हूं आज के लिए। M&M फाइनेंस बहुत पिटा है, बहुत कंसर्न्स हैं, कंसर्न के चलते दिक्कत के दिन अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, ध्यान रखिएगा। पर कल जो क्वार्टरली अपडेट आ गया बाजार बंद होने के बाद, हालांकि सितंबर से ज्यादा अक्टूबर का देखना होगा, तब पता चलेगा कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी रहती है, क्योंकि अब खुद करना है कलेक्शन, अब थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो सितंबर उसके लिए परफेक्ट मापदंड नहीं है। सितंबर के तो एंड में जाते थे, एक हफ्ते पहले तो आया अनाउंसमेंट, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो सितंबर का आंकड़ा गलत है देखना। लेकिन आज क्या है, ग्लोबल मूड अच्छा है, नंबर ठीक है, पिटा हुआ स्टॉक है, ब्रोकरेजेस ने तो अपना भरोसा बना ही रखा था। तो M&M फाइनेंस के लिए डिसबर्समेंट जो है 4080 करोड़ रुपए की साल दर साल 100% ग्रोथ, तो डबल डिसबर्समेंट आ गए। और कलेक्शन एफिशिएंसी अब तक तो बढ़िया ही है, 96 वाली मंथ ऑन मंथ, माने कि जुलाई अगस्त से सितंबर 96 से 98% कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया है। इसलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार बचे हुए जो 4 स्टॉक्स हैं उनकी बातचीत। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप
प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है, यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेस के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है। तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू लास्ट 2-3 इयर्स। हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यू नो, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है फ्रॉम लास्ट। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले स्टॉक्स में एक डिलीवरी का है। इसमें गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जिन्होंने न्यूट्रल से सेल की तरफ डाउनग्रेड कर दिया है और उन्होंने टारगेट जो है 520 से घटा के 480 कर दिए हैं। उनका मानना है नियर टू मीडियम टर्म में ग्रोथ के बहुत चैलेंजेस रहेंगे, एक्सप्रेस पार्सल में भी और रेगुलर में भी। तो FY 24-25 के रेवेन्यू एस्टिमेट में भी 6 से 7% तक की इन्होंने क्यूमुलेटिव कट की है और एबिटा उनको लगता है कि टैंक करेगा। तो इसलिए यहाँ पे रेड में हो सकता है। मैरिको रेड में इन्होंने अपना जो बिजनेस अपडेट दिया है उसमें इंडियन कारोबार में सिंगल डिजिट लो ग्रोथ दिख रही है। सफोला को छोड़ दें तो इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा बेटर कर रहा है, लेकिन दिक्कत दिख रही है। और जैसे जैसे ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से और मुश्किलें, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इंडसइंड बैंक का बिजनेस अपडेट आया है और रेड में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि डिपॉजिट अगर आप देखें तो 14-15% की ग्रोथ वाई हुआ है, लेकिन कासा बहुत इम्प्रूव हुआ नहीं इसमें। तो वो एक आगे जाते हुए जब आपकी डिपॉजिट कॉस्ट बहुत बढ़ेगी और आपको बढ़ानी ही पड़ेगी तो फिर मुश्किल आ सकती है। डीमार्ट ने नंबर जो दिए हैं अपने वो बढ़िया है और मॉर्गन स्टैनली को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। उन्होंने 45 से 90 का टारगेट दिया है और उनका ये मानना है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसमें 15% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है और रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ है। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात इन्होंने किया है कि इस क्वार्टर के दौरान 8 नए स्टोर खोले हैं। तो वॉल्यूम जनरेट होगा, जितनी भी FMCG कंपनीज या जिनका बिजनेस थिन मार्जिन पे होता है वहाँ पे वॉल्यूम बड़ा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। ओके, ग्रीन वाले हैं सारे। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, ये मेरे ख्याल से ऑब्जर्व करने वाला होगा। इसमें तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी रिकमेंड नहीं करेगा, है तो माइक्रो कैप वाला और ये खुलते से शायद हो सकता है अगर चलना होगा तो खुलते से ही फट जाएगा, तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अब टॉप 20 में स्क्रीन में ऐड करना तो बनता है। इन्होंने क्या करा है, कर्नाटका में अपनी ज़मीन को 95 करोड़ रुपीज़ में बेचा है। इसका खुद का मार्केट कैप 250 करोड़ रुपए का है, तो अच्छा खासा मीनिंगफुल नॉन कोर एसेट बेचा है। हालांकि मार्केट कैप कहने के लिए हो गया, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू देखनी चाहिए। क्या पता इसका डेट बहुत तगड़ा हो, इसीलिए मार्केट कैप रिडक्शन। मुझे उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस ज़मीन की खबर के चलते ग्रीन लेके चल रहा हूँ और वो भी सिर्फ वॉच आउट करना लार्जली शायद बेहतर होगा।
केईसी इंटरनेशनल अच्छी पेडिग्री, अच्छी कंपनी है और लगातार अपडेट्स, बहुत बढ़िया ऑर्डर्स बैक करने के आई। बस ये देखना है कि एग्जीक्यूशन अगर पिकअप करता चला गया तो फाइनेंशियल्स में बढ़िया क्वार्टरली नंबर्स में ट्रांसलेट हो जाएगा। 1407 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले, ये अपडेट कल बाजार बंद होने के बाद आया, इसीलिए केईसी ग्रीन में, और अच्छी पेडिग्री है, इसमें कोई इशू नहीं। मुथूट फाइनेंस को इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। इसको हमने ही रेट रखा था, आपको याद होगा, जब वो गोल्ड की कीमतें गिर रही थी, एनबीएफसीज को लेके कंसर्न्स थे, पिटा हुआ स्टॉक है। पिटने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है एक दायरे में, और मेरे ख्याल से गोल्ड में, अगर मैंने कल सही नोट डाउन करा है तो बहुत तगड़ा, आप चांदी आंदी की बात कर रहे हो, सोने में भी कल 1668 का सोना 1700 के ऊपर आ गया है। करेक्ट, एकदम से $30-40 का ओवरनाइट जंप है। तो मुथूट फाइनेंस को सेंटिमेंट पॉजिटिव, ग्लोबल मूड पॉजिटिव इसीलिए रख दिया, बस ग्रीन। चैलेंजेस अभी भी हैं, कंपटीशन बैंक से अभी भी बहुत तगड़ा है। एसबीआई ग्रीन लेके चल रहा हूं। ये आमतौर पे सिर्फ प्राइवेट बैंक्स रडार पर रहते हैं। एसबीआई 650 पे पहुंचते पहुंचते करेक्ट हो गया, 578 या 575 को जिसके हाईज बने थे, और अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और इंटरेस्टिंग जोन्स पे आके खड़ा हुआ है इंटरेस्टिंग। लेकिन आज इसीलिए बस ग्रीन मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। लेकिन ये अच्छा एक्यूमुलेशन जोन लगता है एसबीआई के लिए। अगर आपने सोचा था एसबीआई लेने का मन था तो ये इंटरेस्टिंग लेवल्स पे पहला चंक एक्यूमुलेट करने का भी मन है। तो आज तो मैं सिर्फ वो तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा आपको पोर्टफोलियो में रखना है नहीं रखना है और लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन आज मैं मानता हूं शायद ग्लोबल क्यूज के साथ एसबीआई इन ग्रीन शायद कामकाज करता हुआ नजर आए। 10 स्टॉक हो गए, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का ये मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है,
इसके अलावा पिक्सल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए, अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है, $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में उभर रहे इन्हीं मौकों पर आज हमारा फोकस है और मेरे साथ हैं अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर एंड सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन और साथ ही पिक्सल के फाउंडर एंड सीईओ अवैस अहमद। आप दोनों का ही स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप दोनों की कंपनियों में काफी कुछ बदला है और आजकल तो ऑफ कोर्स एवरीवनस गोइंग गिडी लुकिंग एट दो स्पेस वेब इमेजेस। तो जितना एक्साइटमेंट स्पेस फैंस के बीच है, आई एम श्योर उससे ज्यादा या ट्रिपल एक्साइटमेंट आप दोनों की कंपनियों में और इंडिविजुअली होगा। मैं बेसिक से शुरू करना चाहूंगी। श्रीनाथ, आपने एक बड़ी फैसिलिटी इस समय अनवील की है, वहां पर आई एम श्योर प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जो बेसिकली आपका प्रीमाइस रहा है कि 3D प्रिंटेड सैटेलाइट्स आप लॉन्च करेंगे। तो क्योंकि आपका डेवलपमेंट लेटेस्ट है, मुझे बताइए ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है एंड व्हाट मेड यू रियली इन्वेस्ट इन सच अ लार्ज अमाउंट इन दिस फैसिलिटी? Sure. Thank you for having me here. So this new facility that we just started is capable of making, 2 rocket engines a week. These are, I think, facilities that will enable 3D printed rocket engines to be made under one roof. So raw material se shuru karke until the last point where the whole engine is done will be done under one roof. We have brought this in because I think we want to be scaling today to a point where we are at least able to make one full rocket a month. And that will take 8 engines a month because each of our rockets have 8 engines in total. So that is what this current, ramping up and this production facility is about. So for us, it marks a step into, moving on from testing and R&D into a little more into production. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। सब इन ग्रीन रखा है, लेकिन कंसर्न्स वैसे के वैसे। थोड़ा सा रिलीफ रैली ग्लोबली प्ले आउट हो रही है। इन्फोसिस, विप्रो, बेटर ग्लोबल संकेतों के बीच एमजीएल, आईजीएल, क्योंकि एमजीएल ने एक अच्छा खासा गैस प्राइस हाइक कर दिया, पास ऑन कर दिया अपना बर्डन। नायका थर्सडे को एक स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल्स के क्वार्टर अपडेट जो है बढ़िया है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक ने जमीन बेची, केसी इंटरनेशनल ने ऑर्डर बैक करे, मुथूट फाइनेंस और एसबीआई सिर्फ ग्रीनर ग्लोब, अलग अलग ग्लोबल अच्छे संकेतों के चलते इन दोनों को भी आज ग्रीन लेके चल रहा है। मेटल पे आज ज़्यादा फोकस है क्योंकि मेटल में एक बड़ी बाउंस बैक रैली आई है। जिंक में देखिए, जिंक में नहीं नाम जिंक है, लेकिन सिल्वर में 9% की तेज़ी, कॉपर में, स्टील में। तो वीक डॉलर और नीचे से शॉर्ट कवरिंग और बाउंस का फ़ायदा इन कंपनियों को मिल सकता है। डिलीवरी में जीएस की रिपोर्ट है, उन्होंने सेल डाउनग्रेड किया है। मैरिको की ग्रोथ नंबर्स जो आए हैं बिजनेस स्टेट के, वो बहुत ही इंकरेजिंग नहीं है, सिंगल डिजिट लो ग्रोथ है। इंडसइंड बैंक में भी कासा में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली। डीमार्ट रेड कर दीजिए की बजाय ग्रीन करिएगा डॉक्टर साहब, ये ग्रीन है क्योंकि डीमार्ट के नंबर्स अच्छे हैं और इन्होंने जो क्वार्टर के दौरान 8-9 स्टोर्स नए खोले हैं वो हमें लगता है कि इनके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए डीमार्ट जो है ग्रीन में है और बाकी 3 जो है रेड में है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की हम लोग शुरुआत करें। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम बधाई स्वीकार करें। और स्वीकार करने के साथ साथ आप बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, चारों तरफ हरियाली का है माहौल। वीरू आज बहुत ही खुश होंगे। वीरू, इस खुशी के मौके पर इरशाद। आज खुशी तो होगी नीरज जी। मंगलवार, हरा रंग और कल छुट्टी है ना। और इससे क्या अच्छा अगर आप देखें संजोग क्या हो सकता है, तो और क्या चाहिए लाइफ में, है ना।
तो आज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि हरे रंग मतलब निफ्टी कह रहा है डाउ से कि हरे रंग में कल वो डूब गया, हरे रंग में कल वो डूब गया, कल ऊपर वो क्या खूब गया। डाउ के लिए है ये कि हरे रंग में कल वो डूब गया, कल ऊपर वो क्या खूब गया, हरा रंग मुझ पर भी छाया है, शुभ मंगल फिर आया है, हरा रंग का मजा लीजिए, हरे रंग का मजा लीजिए, लाल न जाने कितना झेला है, ये नवमी की शुभ बेला है, ये नवमी की शुभ बेला है। आशीष आपको, नीरज जी आपको और सभी दर्शकों को नवमी की शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। और इन फेस्टिविटीज के बीच में वाकई ग्लोबल संकेत आज के लिए तो बहुत बढ़िया है। SGX निफ्टी सुबह से दिखा रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे कि 200 पॉइंट प्लस का एक बढ़िया गैप अप हम लोग एंजॉय करेंगे। एक अच्छा सेशन शायद पैन आउट हो, लेकिन है दरअसल क्यूज कैसे, ये जो रिलीफ रैली ऑफ शॉर्ट स्क्रीन पे नजर आ रही है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, और इस 200 सवा 200 पॉइंट के गैप अप के बाद दरअसल स्ट्रैटेजी हो क्या, इस पर डिटेल में बातचीत। लेकिन शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।